नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विक्रम सर। कहते हैं कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको एक से मिलते हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आइए, हताश होकर अपनी ज़िंदगी को बिखरने से अच्छा है कि हम संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी को निखार देते हैं। यहाँ हमारे सामने है वास्तविक संख्या। जी, 10वीं की गणित से पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या के अंतर्गत किस किस प्रकार की संख्याओं को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या सबसे पहला भाग होता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको याद होगा कि पहले समय में 1 से लेकर के 9 तक की गिनती हुआ करती थी। 1 से लेकर के 9 तक की गिनती होती थी, जिसको हम लोग कहते थे प्राकृत संख्या। 1 से लेकर 9 तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। और हम लोग गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3 ऐसे करके गिनते चले जाते हैं। तो जब आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, तब गिनतियों की गिनती इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, जिसको गिनना हमारे बस की भी बात नहीं है। तो प्राकृत संख्या पहले होता था 1 से लेकर के 9 तक का, और अब प्राकृत संख्या होता है शून्य के आविष्कार होने के बाद। और शून्य का आविष्कार कौन किया भाई साहब? आर्यभट्ट। महान विद्वान, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हमारे देश के मैथमेटिशियन ने शून्य का जब आविष्कार किया 15वीं से 16वीं शताब्दी में, तब से संख्या इतनी बड़ी बनने लगी है, इतनी बड़ी बनने लगी है कि कहना मुश्किल है। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया आप लोगों को। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 गिनते चले जाइए अपने घर तक। दूसरा हम जानते हैं पूर्ण संख्या। आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया तो शून्य को भी शामिल कर लिया गया। अर्थात अब गिनती अगर हम शून्य से करते हैं तो हमारा होता है ये पूर्ण संख्या। ये अधूरा संख्या था। प्राकृत संख्या क्या था? अधूरा था। शून्य के बिना ये अधूरा था, और इसको पूरा किया कौन ने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया तो संख्या हो गया पूरा, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या में शून्य को भी शामिल किया जाता है। तो जब हमारी गिनती शून्य से शुरू होती है तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो समुच्चय बनता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। फिर से एक बार, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो समुच्चय बनता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। चलिए, तो पूर्ण संख्या को भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं सम संख्या को। सम संख्या किसे कहेंगे? तो सम का अर्थ होता है जोड़ा। सम का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात बराबर। जोड़ा अर्थात बराबर। सम का अर्थ होता है सम, जोड़ा। तो जोड़ा वाला संख्या, जैसे कि 2 जोड़ा हुआ, 1 ये जोड़ा नहीं है, लेकिन 2 क्या है? जोड़ा है। अर्थात जो संख्या 2 से विभाजित होगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित होगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। राइट? तो जैसे सम संख्या में क्या उदाहरण होगा? 2, 4, 6, 8। इस तरह से हम लोग पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे कि ये सभी संख्या होगी सम संख्या। क्यों? क्योंकि सम संख्या जोड़ा वाले संख्या को कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित सभी संख्याएं कहलाएगी सम संख्या। अब बात करते हैं हम लोग विषम संख्या की। विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे? तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, ये संख्या किसको? तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में सभी संख्या आता है। तो प्राकृत संख्या में आधा संख्या सम होता है और आधा संख्या विषम होता है। जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित होता है उसको बोलेंगे सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसको बोलेंगे विषम संख्या। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7 ... देख लीजिए,
एक भी संख्या है जो 2 से विभाजित होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई साहब। एक जोड़ा नहीं लगा इसका, विषम। 3 देखो इसका जोड़ा लगा है, इसका जोड़ा नहीं लगा है, विषम। 5 तो 5 में देखो इसका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, ये भी क्या है? विषम। जिसमें जोड़ा नहीं लगता उसको हम कहते हैं विषम संख्या। अर्थात जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। पक्का समझ के? विषम संख्या। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। हमने सम और विषम को समझ लिया, अब चलते हैं परिमेय। P/Q के रूप में जिस संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में जिस संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अंश बट्टा हर के रूप में जिस संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या? तो बिना रूट वाले सब संख्या परिमेय होगा। समझ में आ गया ना? बेसी याद करने का, दिमाग पक्ची करने का जरूरत नहीं है। जो रूट में रह गया भैया, जकर वर्गमूल नहीं निकलेगा ओकरा छोड़ के बाकी दुनिया का सब नंबर को ले आओ ना। जीरो भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। कैसे? तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। देखो P/Q के रूप में आ गया। ये भी है कौन? अरे परिमेय, परिमेय है। एक क्या है? 1/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में आ गया। ये भी क्या है? परिमेय है भैया, परिमेय। 0, 1/2, 3/5 P/Q के रूप में प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? परिमेय संख्या में खाली नीचे में हर में शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कह देंगे 2/0, 2/0 ई नहीं, नीचा में शून्य नहीं होना चाहिए। नीचा में शून्य है तो परिमेय नहीं होगा। बात समझोगे? तब वो अपरिमेय हो गया। नीचा में शून्य नहीं होना चाहिए। तो परिमेय समझ में आ गया। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में ज्ञात कर सकते हैं उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। सिर्फ रूट वाला को छोड़कर, रूट वाला को छोड़कर, और नीचा में हर में शून्य नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। परिमेय की बात हो गई, अब अपरिमेय की। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो भैया अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो रूट में हो, है ना। रूट एक्स को अपरिमेय संख्या कहेंगे जहां x पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। क्या परिभाषा है? रूट एक्स को अपरिमेय संख्या कहेंगे जहां x पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पूर्ण वर्ग संख्या किसको होता है? अगर ये समझ में आपके आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कहते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, अर्थात जो संख्या किसी दूसरी संख्या का वर्ग होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। उदाहरण के लिए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 4 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। 8 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2√2, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हुआ, रूट में 2 रह गया है ना, यह है अपूर्ण वर्ग संख्या। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 9 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना बाबू, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ लिखा है रूट एक्स को अपरिमेय संख्या कहेंगे जहां x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, अर्थात जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, अगर वो संख्या हो रूट के अंदर में, तो हम उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। नहीं तो भैया परिमेय संख्या। बात समझ गए? जैसे वर्गमूल निकल गया तभी बताए थे ना, 2 कथी है? परिमेय संख्या। और रूट का जब वर्गमूल निकलिए गया तो अपरिमेय नहीं हुआ, रूट वाला जो रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सिर्फ अपरिमेय संख्या। अब
पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब इस दोनों को हम लोग समझ लेंगे, हमारा टॉपिक वास्तविक संख्या पर खत्म। क्या समझ लेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। भैया सबसे पहले तू लोग जानो संख्या रेखा। संख्या रेखा समझा तो सब खेल खत्म। 1 2 3 4 5, इधर चले जाओ, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। अब देखो संख्या रेखा सबसे बड़ी बात है। इधर वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जेकरा में माइनस लागल रहता है उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो जीरो से एने आने पर, जीरो से दहिना हुआ ना, जीरो से दहिना जाने पर, जीरो से दहिना जाने पर ऋणात्मक, जीरो से बायां जाने पर धनात्मक। एना एना अगर देखेंगे तो दहिना जाने पर धनात्मक और बायां जाने पर ऋणात्मक। बस समझे, एना खड़ा रहेंगे तो दहिना तरफ ऋणात्मक, बायां तरफ धनात्मक। एना खड़ा होंगे तो दहिना तरफ धनात्मक, बायां तरफ ऋणात्मक। बस समझ में गया। तो चलो, एने आने पर, इधर आने पर, इधर हम लोग एने मुहे लिखते हैं ना, एने मुहे आने पर ऋणात्मक, इधर मुहे जाने पर धनात्मक। ये बीच में सुनना बाउंड्री है ना, 0 किलोमीटर से जर्नी स्टार्ट। इधर जो भी संख्या है सब कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, इधर जो भी संख्या है कहलाएगा सब ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? बस इतना बात रखना, जेकरा में माइनस लगल रहेगा ना गाड़ी में ऋणात्मक पूर्णांक, जेकरा में माइनस नहीं लगल रहेगा आगे में उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो जिसके आगे में माइनस लगा हो, जिस संख्या के आगे माइनस लगा रहेगा तो माइनस से पता चल जाता है कि अगर नेचर कैसन है ना, निगेटिव नेचर का आदमी है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम कुल मिलाकर जान गए सारी बातों को। अब जानना है भैया वास्तविक संख्याओं को, इस सब को मिला करके वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या संख्या मोटा मोटी दो प्रकार का होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ये सब एक डेक्सी का मसला था ना, सब प्राकृतिक संख्या था, ओकरा हम सम कहे, विषम कहे, धनात्मक कहे, ऋणात्मक कहे, है ना। प्राकृतिक संख्या का ही निगेटिव रूप क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। प्राकृतिक संख्या का ही निगेटिव रूप कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक का। पॉजिटिव रूप क्या कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या ही होता है सम और विषम। अब पूर्ण संख्या में बताए ना, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने पर हो जाता है पूर्ण संख्या। तो सब इक्केडेक्सिक न मसला था, है कि नहीं, सब इक्केडेक्सिक था। और सब मिलाकर कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वास्तविक। इस सब संख्या को मिलाकर कहते हैं वास्तविक संख्या। बात समझ में आए? सब मिलाकर कथी कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा, तो मोटा मोटी संख्या दो प्रकार का, एक तरफ अपरिमेय, दूसरी तरफ परिमेय। एक तरफ अपरिमेय, दूसरी तरफ परिमेय। बात समझ में आ गई? मोटा मोटी संख्या दो प्रकार का, एक तरफ परिमेय, दूसरी तरफ अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को मिला करके जो पूरा समुच्चय बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? फंडा यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, इससे आधारित इस चैप्टर में कुछ सवाल है, बड़ा बवाल है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं।